हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कुंभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी। और तृतीय भाव में उच्च राशि में विराजमान है सूर्य। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, परंतु बड़े भाई के सुख में परेशानी होती है। और पत्नी भी बहुत ही प्रभावशाली होती है और वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य पर राहु की दृष्टि। सूर्य जो अकेले थे तो अकेले होने के कारण तो पत्नी वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा मिलता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, पत्नी भी प्रभावशाली होती है। परंतु यहाँ सूर्य पर राहु की दृष्टि है, यानी कि जो सूर्य है वह राहु से पीड़ित हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी हो जाएगी, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो भाई हैं उनसे भी मतभेद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या करना है, आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है और सूर्य का मंत्र जाप करना है। तो पहले मैंने आपको सूर्य का अकेले का फलादेश बता दिया और फिर सूर्य पर जो ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसका भी बता दिया। दूसरी चीज कि जैसे सूर्य पर राहु की दृष्टि तो पड़ ही रही थी, यहाँ शनि भी सूर्य के साथ विराजमान है। देखिए शनि भी सूर्य के साथ विराजमान, यानी कि सूर्य राहु एवं शनि से पीड़ित हो गए। अब हालांकि ये बात अलग है कि यह 3 अंश के हैं, यह 23 अंश के हैं, तो अंश में ज्यादा दूरी है, परंतु परेशानी तो होगी कम या ज्यादा। तो सूर्य राहु और शनि से पीड़ित है, यह आप समझना पड़ेगा कि जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई परेशानी होगी, भाई से भी परेशानी होगी और सीने में या हाथों में भी चोट वगैरह इत्यादि लगने की संभावना बनेगी। तो इसलिए आपको राहु और शनि से संबंधित उपाय करने हैं। अब यह मत बोलिए कि शनि लगने से तो इसका दान करने से कमजोर हो जाएगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको उपाय करना है। शनि के फलादेश में मैं बताऊंगा। मतलब राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है और सूर्य का आपको मंत्र जाप करना है, जल अर्पित करना है। चंद्रमा इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी है और यह अष्टम भाव में विराजमान है, यानी छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी यदि किसी दूसरे इन भावों में चले जाएं तो उसके विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो षष्ठ भाव के स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में चले गए तो क्या हो गया, यह एक विपरीत राज हो गया। और यहाँ पे चंद्रमा के विराजमान हो जाने के कारण आयु में तो वृद्धि होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है और यहाँ कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं होगी क्योंकि चंद्रमा किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। पीड़ित अगर होते तो स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होती, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, इसलिए ठीक है। और यहाँ द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कठिन परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि यह सस्टेज भी है। चंद्रमा कभी भी मीन राशि में दृष्टि डालेंगे तो वहां अच्छा ही प्रभाव देंगे, लेकिन हमें वो किस भाव के स्वामी है यह भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात कि चंद्रमा चाहे छठे भाव के स्वामी हो, आठवें भाव के स्वामी हो, 12वें भाव के स्वामी हो, यह अकारक, मारक इत्यादि यह सब नहीं होते हैं, ना ही इतनी ज्यादा परेशानी करते हैं। तो इसलिए चंद्रमा से आपको कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। चंद्रमा से संबंधित आपको शिव जी की उपासना करिए और माता की सेवा करिए, ये सब सामान्य उपाय जो है आपको करने चाहिए। चंद्रमा के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंगल इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, मतलब रोजगार के पिता के स्वामी है मंगल। और मंगल यहाँ देखिए खुद के घर में बैठे हैं, मंगल जो है वह स्वराशि में विराजमान है। तो सिर्फ मंगल का क्या फलादेश हो जाएगा कि पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है, मतलब रोजगार में। भाई बहन का भी बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति हिम्मती, पराक्रमी, निडर होते हैं। और यहाँ से मंगल जो है वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके षष्ठ भाव पे, यानी कि शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, रोग एवं शत्रुओं का संबंध होता है। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और यहाँ खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की भी बहुत ज्यादा संभावना रहती है और पुलिस प्रशासन, मिलिट्री से संबंधित नौकरी लगने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। परंतु अब पूर्ण बात देखिए
मंगल यहाँ स्व राशि में तो विराजमान है लेकिन 24 अंश का है। स्थान बल में मजबूत है, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, और मंगल पर राहु की दृष्टि है। देखिए, जिस प्रकार सूर्य पर राहु की दृष्टि थी उसी प्रकार मंगल पर भी सूर्य की दृष्टि। अब मंगल से संबंधित जितने भी मैंने लाभ बताए उन सभी में परेशानी होगी। मुख्य परेशानी किसमें होगी? रोजगार में परेशानी होगी, भाई बहन से मतभेद होगा, इन सब चीजों में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए मंगल जो है आप उसको मंत्र जाप करिए, तांबे का कड़ा धारण करिए, और राहु से संबंधित दान में उपाय करना जरूरी है। अब मंगल जो है वह शनि के साथ विराजमान है, इस प्रकार सूर्य के साथ विराजमान था। तो ये मंगल और सूर्य और शनि, ये तीनों का एक साथ विराजमान होना यह अच्छा योग नहीं है, क्योंकि शनि क्या करेंगे? सूर्य को पीड़ित करेंगे, और मंगल और शनि यदि एक साथ बैठते हैं तो मंगल शनि को ज्यादा परेशान करते हैं। हालांकि इन दोनों में अंशात्मक बल में दूरी है, या 3 अंश के हैं या 24-23 अंश के हैं, तो जिसके कारण हो सकता है कि थोड़ा कम परेशानी हो, लेकिन परेशानी होगी जरूर। और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। बुध को इस कुंडली में कारक माना जाता है और द्वितीय भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे, तो द्वितीय भाव में जो विराजमान है बुध अपने नीच राशि में विराजमान है, परंतु यहाँ देखिए शुक्र कहाँ है? यहाँ उच्च राशि में विराजमान है। जो शुक्र जो है वह यहाँ पे उच्च राशि में अपने विराजमान है, तो जिसके कारण क्या हुआ कि बुध का नीच भंग हो गया, और बुध 27 अंश के भी हैं। तो यहाँ जो है पहली बात क्या हमने समझा कि बुध नीच राशि में विराजमान है, परंतु बुध का नीच भंग हो गया। दूसरी बात कि जो गुरु हैं द्वितीय भाव में, जो स्वामी गुरु हैं वह लग्न से केंद्र में विराजमान है, तो इससे भी नीच भंग हो गया। और शुक्र यहाँ उच्च राशि में है, इससे भी बुध का नीच भंग हो गया। तो अब बुध का फलादेश क्या होगा कि धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, और यहाँ से अपने खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो आयु में वृद्धि होती है। यानी बुध यहाँ पे अच्छा लाभ कर रहे हैं, उनका नीच भंग भी हो जा रहा है, लेकिन वह 27 अंश के हैं, कमजोर हैं बिल्कुल। तो आपको लगभग 7 कैरेट का पन्ना आपको सोने में या पीतल में पहनना चाहिए। आपको पन्ना जो है पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको धन से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको हो सके, विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। यहाँ योग तो अच्छा बना रहे हैं लेकिन कमजोर है ना, तो जब इसको मजबूत करेंगे तभी तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु जो है इस कुंडली में धन के स्वामी होते हैं और आमदनी के स्वामी होते हैं। देखिए, एकादश भाव आमदनी होता है और द्वितीय भाव जो होता है धन के स्वामी होते हैं। तो धन और आमदनी के स्वामी गुरु लग्न में विराजमान हो गए, परंतु यह शनि के घर में विराजमान है, तो यहाँ कोई बहुत ज्यादा ऐसी परेशानी भारी आपको देने वाले नहीं है। मतलब यहाँ विराजमान होने के कारण क्या होगा कि कुछ कठिनाइयों के साथ जीवन में उन्नति होती है, सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, और आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन का भी संग्रह अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, और पत्नी के माध्यम से भी धन प्राप्त होता है, या तो रोजगार या कोई भी कार्य वह करती हैं। और यहाँ से दृष्टि डालेंगे नवम भाव पे शुक्र के घर में, तो कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ गुरु जो है बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, परंतु यहाँ देखिए गुरु पर राहु की दृष्टि है। जैसे केतु गुरु के साथ विराजमान है तो केतु गुरु को पीड़ित नहीं करते हैं, लेकिन राहु जरूर गुरु को सबसे ज्यादा पीड़ित करते हैं। तो यहाँ क्या है कि राहु गुरु को पीड़ित कर रहे हैं। तो गुरु जो थे अच्छा अच्छा फलादेश दे रहे थे, कोई परेशानी की योग नहीं थी, लेकिन राहु से पीड़ित होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ फलादेश उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा कि शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आमदनी सही प्रकार से नहीं होगी, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होगा। मतलब गुरु अकेले थे तो उनका फलादेश अलग है, लेकिन पीड़ित हो जाने के कारण वह श्रेष्ठ लाभ नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ आपको गुरु का मंत्र जाप करना है, हल्दी केसर का तिलक लगाना है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, ताकि हमें गुरु से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। ज्योतिष का एक नियम है कि जो ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, चाहे वह कारक हो अकारक हो, उससे मतलब नहीं है, जो परेशान कर रहे हैं हमें उसका दान और उपाय करना है। और जो ग्रह पीड़ित हो रहे हैं
उनका हमें मंत्र जाप करना है, रत्न धारण करना है, आवश्यकता के अनुसार रत्न धारण करना है, लेकिन मंत्र जाप तो करना ही है। उसकी शुद्धता के लिए जो है पीपल के पेड़ पे जैसे गुरु हैं, तो गुरु के लिए क्या करेंगे, गुरु अगर राहु से पीड़ित हैं तो हम गुरु का मंत्र जाप करेंगे, पीपल की जड़ पे जल अर्पित करेंगे। किसी भी साधु सन्यासी, जो रियल साधु सन्यासी है, उनका अपमान नहीं करना है। किसी योगी गुरु से दीक्षा लेकर आपको साधना करना है, जिससे कि यह सब दोष में आपको कमी आ सके। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं, तो शुक्र जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, मतलब नौवें भाव के भी स्वामी है, चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, और शुक्र यहाँ उच्च राशि में बैठ गए, तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। तो शुक्र को यहाँ विराजमान हो जाने से धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, और यहाँ दृष्टि डालने के कारण आयु में भी वृद्धि होती है। यानी आपकी इस कुंडली में अब तक जो भी हमने सभी ग्रहों का जो फलादेश देखा, उसमें शुक्र का सबसे अच्छा फलादेश है, और राजयोग कारक ग्रह भी है। तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन के लिए यह बहुत अच्छा योग है कि जो राजयोग कारक ग्रह है वह उच्च राशि में विराजमान होकर बहुत अच्छे योग बना रहे हैं, और 11 अंश के हैं, कमजोर भी नहीं है। आप चाहे तो इनका रत्न धारण कर सकते हैं, नहीं भी धारण करेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब शनि के विषय में चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली में लग्नेश है और द्वादश भाव के स्वामी हैं। कुंभ लग्न की कुंडली है जिसके स्वामी शनि होते हैं। तो अब यहाँ पे यदि शनि जो है यहाँ पे अपने नीच राशि में विराजमान है, देखिए शनि जो है यहाँ पे नीच राशि में विराजमान है, और 3 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। शनि जो है अपने नीच राशि में विराजमान है और बिल्कुल कमजोर है। तो यहाँ क्या है कि शनि जब नीच राशि में विराजमान है तो सूर्य यहाँ उच्च राशि में विराजमान हो गए, मंगल स्व राशि में विराजमान हो गए, तो क्या होगा, यहाँ शनि का नीच भंग हो गया। लेकिन अब शनि सूर्य के साथ बैठे हैं तो यह भी एक अच्छा योग नहीं है, शनि का सूर्य और मंगल के साथ विराजमान होना। चलिए, शनि का एक नियम के अनुसार शनि का तो नीच भंग हो गया, परंतु शनि सूर्य मंगल के साथ भी तो बैठे हैं, यह भी हमें देखना पड़ेगा। और राहु की दृष्टि इन तीनों पे है, मंगल पर भी है, सूर्य पर भी है, शनि पर भी है। तो अब ये जो है बहुत ही ज्यादा परेशानी का योग बन गया, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से भी मतभेद हो जाता है। हाथ, तृतीय भाव जो होता है हाथ का होता है, सीने के आसपास का भी होता है, तो हाथ में, कंधे में या सीने में, इन सब चीजों में प्रॉब्लम, चोट, ये सब भी होने की संभावना रहती है। नसों से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहती है। मतलब ये समझिए यहाँ पर कि इन योग के कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी होने की संभावना रहती है। आज आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आप बहुत व्यक्ति को देखते होंगे कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य, उनका बॉडी बिल्डर रहते हैं, लेकिन अचानक से ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो यह सब हमें समझना पड़ेगा। कुंडली का मतलब या ज्योतिष का मतलब यही है कि हमारे कुंडली में जो प्रॉब्लम का योग है, हम उसको पहचान के, समझ के पहले से उपाय करें। तो आपको यहाँ शनि के लिए क्या करना है, रत्न तो यहाँ धारण कर नहीं सकते, रत्न धारण करेंगे तो फिर सूर्य और पीड़ित हो जाएंगे। तो यहाँ आपको एक लोहे का छल्ला धारण करिए, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और शनि का ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें, और जो उपाय वगैरह सिंपल होते हैं वह करना। शनि का कोई दान उपाय आपको यहाँ नहीं करना है, क्योंकि शनि तो ऑलरेडी बहुत ही कमजोर है। तो इसलिए यहाँ पे इसका मंत्र जाप करिए, लोहे का छल्ला धारण करिए, ये सब कीजिए। शनि यहाँ से पंचम भाव में देखेंगे तो क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। 9वें भाव में दृष्टि देखेंगे, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और यहाँ से जो शनि है द्वादश भाव में भी अपने खुद के घर में देखेंगे, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता एवं उन्नति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार शनि जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहां तो अच्छा अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सूर्य मंगल के साथ विराजमान होने के कारण यह एक अच्छा योग नहीं है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करना जरूरी है। राहु क्या कर रहा है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में बहुत ज्यादा विलंब भी होता है, पत्नी से मतभेद भी होता है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी हो जाए। और लग्न में गुरु पर दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और धन और आमदनी के भी स्वामी हैं, तो इन दोनों क्षेत्र में भी परेशानी होगी। और यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे मंगल, सूर्य, शनि पर, तो मैंने फलादेश आपको बता ही दिया। तो यहाँ क्या करना, आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना। हमेशा इसको समझिए, आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आप राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे, आपके जीवन में उतनी ज्यादा अच्छी उन्नति होगी।
केतु यहाँ बैठे हुए हैं लग्न में, तो ये क्या करेंगे कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव उग्र होता है, क्रोध जल्दी आ जाता है और मस्तिष्क में या शरीर पर चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों से सावधान होना चाहिए, किसी विवाद में नहीं फंसना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए। हम दान उपाय तो करेंगे केतु का, लेकिन इन सब चीज़ों पर भी ध्यान हमें देना चाहिए। यहाँ से केतु पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को यूरिन से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और नौवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश और उपाय समझ लिया। तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले तो सूर्य का आपको मंत्र जाप करना है, जल अर्पित करना है। चंद्रमा के लिए आपको तो कुछ विशेष नहीं है, शिव जी की उपासना करें। और मेन गुरु को आपको मंत्र जाप करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राहु से गुरु लग्न में ही पीड़ित हो रहे हैं। और राहु केतु से संबंधित दान उपाय आपको करना है, मंगल का भी आपको मंत्र जाप करना है। यह सब आपको उपाय करने हैं। तो इस प्रकार आप उपाय करें और जीवन में आगे। हरिओम तत्सत।